गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा फिजिक्स क्लास 12th का चैप्टर फर्स्ट का नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर। देखिए, बात जब हम करते हैं कैपेसिटर की, इसको आप नॉर्मली कैपेसिटर भी बोल सकते हैं और ये इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर भी बोल सकते हैं। तो कैपेसिटर होता क्या है? कैपेसिटर एक डिवाइस है, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा है रजिस्टर, इंडक्टर, सिमिलरली लाइक दैट द रजिस्टर एंड इंडक्टर इट्स ऑल्सो एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस। ये एक डिवाइस है जिसके अंदर क्या होती है, चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी है। मतलब करता क्या है, ये चार्ज को स्टोर करता है। चार्ज स्टोरिंग डिवाइस, इसको हम शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं? कैपेसिटर को चार्ज स्टोरिंग डिवाइस। एक चार्ज स्टोरिंग डिवाइस है ये, ठीक है। और उस चार्ज स्टोरिंग डिवाइस को हम क्या बोल रहे हैं? कैपेसिटर। बट ये कैपेसिटर वर्ड कहाँ से निकला? ये वर्ड रिलीज हुआ कैपेसिटी के साथ, क्योंकि कैपेसिटी का मतलब क्या होती है? होल्डिंग पावर। क्या होती है? होल्डिंग पावर। इस डिवाइस के पास चार्ज को होल्ड करने की पावर है, मतलब कैपेसिटी अवेलेबल है, ठीक है। जिस डिवाइस के पास कैपेसिटी होती है चार्ज को होल्ड करने की या चार्ज को स्टोर करने की, दैट डिवाइस इज नोन एज कैपेसिटर। सो कैपेसिटी को हम डिवाइड कर सकते हैं, कैपेसिटी मतलब होल्डिंग पावर। सो इसी कैपेसिटी से नेक्स्ट टर्म जो आती है, हर एक कैपेसिटर के पास क्या होती है? हर एक कैपेसिटर के पास क्या होती है? कैपेसिटेंस होती है। क्या होती है? कैपेसिटेंस होती है। क्यों? क्योंकि अभी हमने बात की ना, कैपेसिटी मतलब होल्डिंग पावर। क्या होल्ड करने की पावर? चार्ज को होल्ड करने की या स्टोर करने की पावर, ठीक है। होल्ड करने की या स्टोर करने की पावर। अब जिस डिवाइस में ये कैपेसिटी अवेलेबल होती है, मतलब चार्ज को होल्ड करने की पावर होती है, दैट डिवाइस इज नोन एज कैपेसिटेंस, कैपेसिटर। और इस कैपेसिटर के अंदर चार्ज होल्ड करने की कितनी पावर है, ठीक है, कितनी कैपेसिटी है, हाउ मच कैपेसिटी इज अवेलेबल टू स्टोर द चार्ज, ठीक है, कैपेसिटी टू स्टोर द charge, and that property of this device is known as capacitance। क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस। और ये जो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो जो ये कैपेसिटी है उसकी चार्ज को होल्ड करने की, जिसको हम कैपेसिटेंस कह रहे हैं, अगर ये हमें कैलकुलेट करनी हो इस डिवाइस की, तो हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? इसे डिनोट करते हैं हम C से। दैट C इज इक्वल टू क्या है? चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी है। और चार्ज कब आता है? जब हम इलेक्ट्रिकल प्रेशर देते हैं। तो वोल्ट इज द यूनिट फॉर वोल्टेज। पोटेंशियल या इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस, ये आपने पढ़ा था, ठीक है। वोल्ट किस किस की यूनिट है? वोल्टेज की, पोटेंशियल की, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल भी बोल सकते हैं हम इसको, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस। इसकी वजह से क्या होता है, किसी भी डिवाइस के अंदर चार्ज आता है और जितना भी वो चार्ज आएगा उतनी ही उसकी क्या हो जाएगी? कैपेसिटी अवेलेबल हो जाएगी। तो हमें पता चल गया कैपेसिटेंस किसके इक्वल होती है? चार्ज अपॉन में वोल्ट। वोल्ट बोलने की बजाय हम ये बोल सकते हैं पोटेंशियल, ठीक है। पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस बोल दिया मैंने इसको, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ही चार्ज के अंदर क्या होती है? मूवमेंट होती है। जैसे आपने देखा होगा, पानी है वो हाई लेवल से लो लेवल की तरफ आता है। सिमिलरली ऐसे ही चार्ज भी हाई कॉन्सेंट्रेशन से कहा जाता है लो कॉन्सेंट्रेटिव चार्ज की तरफ जाता है। सपोज कीजिए आपके पास कोई दो बॉडी है, इस तरह से अटैच्ड है। इस बॉडी के ऊपर 8 कूलम्स चार्ज है, इस बॉडी के ऊपर क्या है? सपोज क्या 0 चार्ज है। तो ये चार्ज यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करता रहेगा। कब तक चार्ज ट्रेवल करता रहेगा? जब तक दोनों क्या नहीं हो जाती? सेम चार्ज लेवल पर नहीं आ जाती। जब इन दोनों के अंदर इक्वल चार्ज हो जाएगा ना, 4 कूलम्स यहाँ हो जाए, 4 यहाँ हो जाए, फिर इन दोनों बॉडी के अंदर चार्ज का ट्रांसफर क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। दो बॉडीज के अंदर जो चार्ज के अंदर डिफरेंस था ना, जैसे ये 0 पे लेवल पे थी, ये 8 पे थी, तो इसी को बोलते हैं हम क्या? डिफरेंस। और ये किसकी वजह से ट्रांसफर होता है? इस डिफरेंस की वजह से हाई कॉन्सेंट्रेशन से चार्ज लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ चला जाता है। इसी तरह से हम क्रिएट करते हैं ताकि वो मूवमेंट आ जाए उसके अंदर। उसी को हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देना। तो जैसे ही चार्ज किसके इक्वल आ गया? हमारा चार्ज अपॉन में पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल आ गया। अब ये जो कैपेसिटेंस है जिसको हमने कहा C से रिप्रेजेंट किया है, इसकी जो SI यूनिट होती है, वो SI यूनिट क्या रहती है इसकी? फेरेड, ठीक है, जिसको कैपिटल F से डिनोट करते हैं। चार्ज की यूनिट हमें पता है क्या होती है? कूलम्स होती है, जिसको C से डिनोट करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस हो, वोल्टेज हो, पोटेंशियल हो, क्या बताया मैंने? सबकी यूनिट क्या होती है? वोल्ट होती है,
ठीक है। तो अब देखिए मैं इसकी यूनिट लिख रही हूँ 1, ये जो फेरेड है, दैट्स फेरेड कहाँ से निकला, फेरेड जो है वो इक्विवेलेंट है किसके, 1 कुलम्स, कुलम्स अपॉन में वोल्ट के, किसके, कुलम्स अपॉन में वोल्ट के, कुलम्स को C से लिख दिया, वोल्ट को V से लिख दिया, दैट इज इक्वल टू फेरेड। तो फेरेड जो इसकी यूनिट आई, ये एक SI यूनिट है, फेरेड ने इसको डिस्कवर किया था इसलिए इसकी यूनिट का नाम फेरेड रख दिया। जैसे फोर्स को न्यूटन ने डिस्कवर किया तो उसकी यूनिट का नाम क्या है, न्यूटन। बट अगर हमसे कोई ये पूछे एक न्यूटन किसके इक्विवेलेंट है, कहाँ से निकली है, ये किसके इक्वल आती है, तो वो फॉर्मूले से हम उसको ड्राइव करके देते हैं ना। ऐसे ही तो कोई स्टैंडर्ड यूनिट नहीं बन जाती, वो किसी ना किसी के इक्विवेलेंट होती है। सिमिलरली ऐसे ही फेरेड किसके इक्विवेलेंट है, कूलम्स अपॉन में वोल्ट के इक्विवेलेंट, जो कहाँ से निकली है, फॉर्मूले से निकली। तो ये यूनिट लिख दें हम उसकी तब भी ठीक है, क्योंकि ये इस ऐसा यूनिट के इक्विवेलेंट ही तो है। सो कहीं पे अब आपको कैपेसिटर की SI यूनिट डायरेक्ट मिल सकती है फेरेड, तो ठीक है। अगर नहीं मिलती है तो अगर यहाँ पे इस तरह से मिल जाए कुलम्स पर वोल्ट, तब भी समझना आपने कुलम्स क्या होता है चार्ज, और वोल्ट क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस, और चार्ज पर में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, कैपेसिटेंस होती है। तो ये कैपेसिटेंस की ही यूनिट है, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं फॉर्मूला यूनिट, और ये हमारी क्या, स्टैंडर्ड SI यूनिट। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं इसी में। अगर हमसे कोई ये बोले कि 1 फेरेड को डिफाइन कीजिए, डिफाइन 1 फेरेड। अगर 1 फेरेड को हमें डिफाइन करना है तो कैसे डिफाइन करेंगे, हमें क्या पता है 1 फेरेड किसके इक्वल निकला है, कुलम्स अपॉन में वोल्ट के इक्वल निकला है फेरेड। तो अगर ये 1 है तो इन दोनों को भी मैं क्या कर दूं, 1 1 लगा दूं। तो यहाँ से क्या हो गया, 1 कुलम्स चार्ज, यहाँ पे क्या हो गया 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस। तो फिर ये दोनों ने मिलके क्या बना दिया, 1 फेरेड बना दिया। तो यहां से मैं इसको क्या डिफाइन करूंगी, 1 फेरेड क्या है, एक 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस जिसकी वजह से क्या हो रहा है, 1 कुलम्स चार्ज फ्लो कर रहा है। 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस जिसकी वजह से क्या हो रहा है, 1 कुलम्स चार्ज फ्लो कर रहा है एक प्लेट से दूसरी प्लेट की तरफ, दैट इज नोन एज 1 फेरेड। आई होप ये आपको समझ आया है। सो देखिए 1 फेरेड हमने डिफाइन कर लिया। हम बात कर रहे हैं कैपेसिटर की और फिर उसकी बात करें कैपेसिटेंस की। तो सिंबल क्या होता है इस डिवाइस को, हर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस का क्या होता है, कुछ न कुछ नोटेशन होती है। क्योंकि जब हम ड्राइंग बना के देते हैं ना इंस्टॉलेशन की, तो हम डिवाइस नहीं बनाते वहां पे उसका सिंबल बनाते हैं, क्योंकि वो ईजी होता है और वो फिर स्टैंडर्ड होता है वो सिंबल। फिर आप उस ड्राइंग को कहीं पे भी दो, कोई भी इलेक्ट्रिशियन उसको देखते ही समझ जाता है कि ये कैपेसिटर लगा रखा है, ये इंडक्टर लगा रखा है, ठीक है। तो हर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस का क्या होता है, एक स्टैंडर्ड सिंबल होता है। तो इसका सिंबल क्या है, देखिए कैपेसिटर भी 2 टाइप के होते हैं। एक होता है फिक्स कैपेसिटर, ठीक है, एक होता है फिक्स कैपेसिटर और दूसरा होता है वेरिएबल कैपेसिटर। ये कैपेसिटेंस के बेस पे है, ठीक है। कैपेसिटेंस के बेस पे 2 टाइप के होते हैं, फिक्स कैपेसिटर एंड वेरिएबल कैपेसिटर। अब बात करें फिक्स कैपेसिटर की, फिक्स इन द सेंस जिसकी वैल्यू क्या है, अगर वो 4 फेरेड का है तो वो 4 फेरेड का ही रहेगा। अगर 5 फेरेड का हमने लिया तो उसकी वैल्यू इतनी ही रहेगी। हम सर्किट के अंदर इंस्टॉल करने के बाद उसकी वैल्यू को कम या ज्यादा नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह के कैपेसिटर को हम इस तरह से डिनोट करते हैं, या तो 2 प्लेट ऐसे पैरेलल में बनाओ, ठीक है, ये हो गया, एक टर्मिनल पॉजिटिव हो जाएगा, एक हो जाएगा नेगेटिव, ये हो जाएगा फिक्स कैपेसिटर। या पेपर टाइप के कैपेसिटर में कई बार इस प्लेट को ऐसे राउंड भी ले लेते हैं एक प्लेट को, तो इस तरह से बना मिल जाए तब भी बात वही है, ठीक है। ये बनाए या ये बनाए, दोनों क्या है कैपेसिटर के सिंबल है। एक प्लेट पॉजिटिव होगी, दूसरी प्लेट क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी। वेरिएबल कैपेसिटर में देखिए, वेरिएबल कैपेसिटर में क्या होता है, ये जो हमारा नॉर्मल कैपेसिटर है इसी कैपेसिटर के ऊपर ऐसे क्रॉस कट हम लगा देंगे, ठीक है। इससे जब हम क्रॉस कट लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, वेरिएबल। अब वेरिएबल कैपेसिटर होता क्या है, एक ऐसा कैपेसिटर जिसकी वैल्यू को हम सर्किट के अंदर डालने के बाद कम या ज्यादा कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि हम उसको एक रोटेटरी स्विच से अटैच कर देते हैं और वो स्विच उसकी वैल्यू को सेट करता रहता है। जैसे आपके घर में फैन रेगुलेटर होता है, फैन की स्पीड को रेगुलेट कर रहा है, मतलब फैन की स्पीड को कम या ज्यादा कर पाते हैं। किसकी वजह से, क्योंकि वहां पे क्या होता है, एक रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस को कभी कम कर देते हैं कभी ज्यादा कर देते हैं। एज इट इज उसी की तरह हम क्या कर सकते हैं, कैपेसिटर की वैल्यू को भी कम या ज्यादा कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइनली हम फाइंड आउट करते हैं इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, कि डायमेंशनल फॉर्मूला इसका क्या बनेगा। सो हमें क्या पता है, C इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन में V, मीन्स कैपेसिटेंस क्या होती है, चार्ज अपॉन में वोल्ट,
ठीक है। सो अब जो है ये क्या है, वोल्टेज। और वोल्टेज का अगर हमें डायरेक्ट नहीं पता तो वोल्टेज का हम सिंप्लीफाइड फॉर्मूला लिख सकते हैं। वोल्टेज जब हमने बात की थी या पोटेंशियल की जब बात की थी तो V इज इक्वल टू क्या था, किसके इक्वल आ रहा था हमारे पास, वर्क डन बाय चार्ज के इक्वल आ रहा था। ठीक है, तो वर्क डन बाय जो चार्ज की वैल्यू है ये यहाँ पर हम पुट कर देंगे V के प्लेस पे। जब हम इसको यहाँ पे पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, Q अपॉन में W बाय Q। अब ये Q यहाँ पे डिवाइड में ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो Q स्क्वायर बाय W। यहाँ से देखिए ये क्या है, चार्ज। चार्ज किसके इक्वल होता है, Q इज इक्वल टू होता है आई टी के इक्वल। ठीक है, जब आपने करंट की डेफिनेशन पढ़ी होगी कभी तो वहां देखा होगा I इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन में T, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, वो करंट होता है। तो वहां से हमने Q की वैल्यू निकाल दी इज इक्वल टू आई टी। करंट की को एम्पियर से लिखते हैं, T को T से ही लिखते हैं, तो एम्पियर टर्न क्या, एम्पियर ए टी क्या हो गया, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। तो ए टी चार्ज का है, उसकी पावर 2 है, तो यहाँ पे भी पावर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। नीचे क्या है हमारे पास, वर्क डन है। अब हमें क्या पता है, वर्क डन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या रहता है, वर्क डन का डायमेंशनल फॉर्मूला था m1 l की पावर 2 t की पावर -2। नहीं आता किसी को तो वर्क डन का फॉर्मूला पुट करके निकाल सकते हैं। वर्क डन इज इक्वल टू, वर्क डन का जो आपके पास फॉर्मूला होता है वो आप पुट कर सकते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वाला। ठीक है, वहां से सिंप्लीफाइड फॉर्म में ले जाके भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अदरवाइज आप +2 क्लास में तो आपको ये आना चाहिए। यहाँ देखिए m की पावर 1 ही है, ऊपर जाके क्या हो जाएगी m की पावर -1। यहाँ पे l की पावर 2 है, यहाँ पे क्या हो जाएगी l की पावर -2। यहाँ देखिए t की पावर -2। अगर मैं यहाँ पर इस पावर को सोल्व कर दूं तो इसका मतलब क्या है, a की पावर भी 2 है, t की पावर भी क्या है, 2 है। t की पावर नीचे -2 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगी +2। ये 2 पावर ये 2 पावर ये, t की पावर कितनी होगी, 4 हो गई। a की पावर कितनी बच गई, 2 बच गई, तो यहाँ पे a की पावर हो गई 2। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर कैपेसिटर। आई होप आपको निकालना आ गया होगा। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की। अभी तक हम क्या कर रहे हैं कि एक कैपेसिटर की वैल्यू निकाले जा रहे हैं, बट आपको ये पता है कि कैपेसिटर हमने अभी देखा, कैपेसिटर 2 टाइप के थे, फिक्स वैल्यू का था, वेरिएबल वैल्यू का था। वो तो डिपेंड कर रहा था कि सर्किट में उसकी वैल्यू चेंज हो पा रही है या नहीं, उसको हम कम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। सेकेंड जो हमारे पास टाइप्स होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, उसके डिजाइन के ऊपर डिपेंड करती है। तो पहला होता है हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एंड सेकंड इज स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर की मीन्स हमने उसके डिजाइनिंग किस तरह से की है, डिजाइनिंग के बेस पे ये होता है। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैसे हम बनाते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में एक प्लेट ये होगी, एक प्लेट ये होगी, 2 स्ट्रेट प्लेट्स होंगी। उन स्ट्रेट प्लेट्स को हम क्या करेंगे, बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल रख देंगे, जैसे आपकी रेलवे लाइन होती है ना, उस तरीके से। और ये एक प्लेट पॉजिटिव प्लेट का काम कर रही है, एक नेगेटिव का, तो ये तो था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। बट यही कैपेसिटर अगर इस तरह से ना बना के, एक पे पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज ना देके इसको इस तरह से बना ले, एक कुछ चार्ज हमारे पास सेंटर में है, सपोज क्या प्लस चार्ज है, ठीक है। अब ये जब सेंटर में इसके ऊपर चार्ज है तो इसकी सराउंडिंग में क्या होगा, ये पॉजिटिव स्फीयर है तो इसके बाहर भी क्या होगा, कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज लाई कर जाएगा। इस तरह से जब हम बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास स्फेरिकल कैपेसिटर। और इसी के बाहर अगर दूसरी प्लेट लेके आएंगे तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, ये पॉजिटिव स्फीयर ले लिया पूरा, ये पूरा का पूरा पॉजिटिव स्फीयर है। इस पॉजिटिव स्फीयर के बाहर अगर कोई दूसरा लगाते हैं होलो स्फीयर तो उसके ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, डाइलेक्ट्रिक फिल कर देंगे। ठीक है, अब कैपेसिटर बनाते कैसे ये भी ध्यान रखना। ये जो 2 प्लेट है ना, ये किसी ना किसी डाई इलेक्ट्रिक के थ्रू क्या होती है, सेपरेट होती है। डाई इलेक्ट्रिक के थ्रू क्या रहेंगी, सेपरेट रहेगी। तो यहाँ पर वो डाई इलेक्ट्रिक फिल कर दिया। ये कोई एयर भी हो सकती है, वैक्यूम भी हो सकता है, कोई दूसरा मीडियम भी हो सकता है। ठीक है, माइका, सिरामिक, कोई भी डाई इलेक्ट्रिक हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। सो आई होप आपको समझ आएगा कि स्फेरिकल कैपेसिटर कैसे होता है। मीन्स दोनों स्फीयर है, एक स्फीयर पॉजिटिव है, एक स्फीयर बाहर नेगेटिव है, तो ये बना रहा है स्फेरिकल कैपेसिटर। और जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर तो 2 प्लेट्स है और दोनों को पैरेलली प्लेस कर दिया है, जैसे रेलवे ट्रैक होता है। एक पॉजिटिव प्लेट का काम करेगी, एक नेगेटिव प्लेट का काम करेगी। अब बात करते हैं इनकी कैपेसिटेंस की। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर कैपेसिटेंस कैसे होती है और स्फेरिकल में कितनी होती है। देखिए स्फेरिकल के अंदर क्या हो गया, यहाँ पर अगर हमने क्या किया है, ये दोनों हमें नॉर्मल सी बात है, C इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन में V के इक्वल होता है। अगर ये एक स्फीयर है तो एक स्फीयर के किसी पॉइंट के विद रिस्पेक्ट जब हमने पोटेंशियल निकाला था पिछले क्वेश्चन में,
पिछली क्लास में, तो वहां से हमें v किसके इक्वल निकला था, v इज इक्वल टू क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर के इक्वल निकला था। ठीक है, किसी स्फीयर के थ्रू किसी एक पॉइंट के ऊपर जो पोटेंशियल हमने निकाला था वो इसके इक्वल आ गया था। ये v था हमारा। अगर इस v की वैल्यू यहाँ पुट कर देती हूँ मैं, तो c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। q से q कैंसिल आउट हो रहा है, सो c इज इक्वल टू क्या आ गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर के इक्वल आ रहा है। किसमें, इन केस ऑफ द स्फेरिकल मिरर। ये किसके लिए निकाला है, स्फेरिकल मिरर के लिए, स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए निकाला है। स्फेरिकल कैपेसिटर के केस में हमारे पास ये क्या निकल गई, कैपेसिटेंस निकल गई। अब यहाँ से देखिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, जो मीडियम हमने सिलेक्ट कर दिया वो कर दिया, तो एप्सिलॉन की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेट हो जाएगी। एप्सिलॉन नॉट है तो इसका मतलब फ्री स्पेस में या वैक्यूम के अंदर प्रेजेंट है, और अगर यहाँ पर मैं एप्सिलॉन ले लूँ तो इसका मतलब किसी दूसरे मीडियम के अंदर प्रेजेंट है। ये तो कांस्टेंट हो गया, तो यहाँ से C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ रहा है, R का। इसका मतलब मुझे कैपेसिटेंस को बढ़ाना है, तो क्या करना है, इस स्फीयर की रेडियस को बढ़ाते जाना है, इसको बड़ा बड़ा करते जाना है। ठीक है, तो उस तरह से मैं क्या करूंगी, इसकी कैपेसिटेंस को इंक्रीज कर सकती हूँ। अब देखिए नॉर्मल सी बात है, कोई हमें कोई क्वेश्चन दे दे और पूछ ले कि कैपेसिटी ऑफ अर्थ क्या होती है ना, कैपेसिटी ऑफ अर्थ भी तो इसी तरह का है, एक स्फीयर है और उस स्फीयर के पास बहुत सारा चार्ज है, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, इसका मतलब कैपेसिटेंस तो उसके अंदर भी है। तो अगर उसके अंदर कैपेसिटेंस आती है तो उसकी प्लेट्स के ऊपर कैपेसिटी कितनी होती है। तो देखिए हमें क्या पता था अभी, C इज इक्वल टू क्या था, स्फेरिकल कैपेसिटर में C की वैल्यू क्या थी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर के इक्वल थी। ठीक है, और ये जो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, ये 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की बात हम करते थे कूलम्ब्स लॉ में, तो ये 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट किसके इक्वल था एसआई सिस्टम में, 9 इंटू 10 की पावर 9 के इक्वल। 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ये थी ना, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 1 अपॉन में हो जाएगा, तो 1 अपॉन में 9 इंटू 10 की पावर 9 इसकी वैल्यू हो गई, क्योंकि इसकी वैल्यू ये होती थी। एंड दिस इज द, अगर ये हम अर्थ की निकाल रहे हैं तो ये रेडियस किसकी है, अर्थ की रेडियस तो है, और अर्थ की रेडियस क्या होती है, 6400 किलोमीटर। 6400 किलोमीटर को मैं क्या लिख सकती हूँ, किलोमीटर है ना, 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर भी लिख सकती हूँ। ठीक है, तो अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिख देती हूँ और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, अगर हम 10 की पावर 9 ये है, 10 की पावर 6 ये है, तो यहाँ से क्या निकलेगी 10 की पावर -3, 9 ऊपर क्या 6.4 बचा, नीचे क्या है 9, 6.4 को 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा 0.711। ठीक है, तो ये क्या आ गई हमारे पास, कैपेसिटेंस आ गई किसकी, अर्थ की। तो इस तरह से आप किसी भी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट की कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। आपको सिर्फ क्या पता होना चाहिए, उसकी रेडियस पता होनी चाहिए, क्योंकि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता है। अगर 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 इंटू 10 की पावर 9 है, तो नॉर्मल सी बात है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 अपॉन में 9 इंटू 10 की पावर 9 हो जाएगी। ये तो बात कर रहे थे हम किसकी, जब हमारे पास कैपेसिटर कैसा है, स्फेरिकल है, एक स्फेरिकल कैपेसिटर की बात कर रहे थे। जरूरी नहीं है हमारे पास कोई कैपेसिटर स्फेरिकल ही है, वो पैरेलल प्लेट में भी हो सकता है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के केस में क्या होता है, देखिए हमें क्या पता है, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन में V है, ये बात हमें पता ही है। चेंज क्या हो रहा है, पोटेंशियल। पोटेंशियल अब क्या हमें उस टाइप के स्फेरिकल वे में लगाना था, अब कैसे लगाना है, इस पैरेलल प्लेट्स पे लगाना है। जो V है वो किसके इक्वल होता है, E डॉट D के इक्वल होता है, इंटेंसिटी इंटू डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, और ये जो हमारे पास वैल्यू है इंटेंसिटी की, ये इंटेंसिटी किसके इक्वल होती है, दैट इंटेंसिटी इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट की इक्वल होती है। सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा क्या होती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, मतलब इसके ऊपर कितना चार्ज लाई करेगा। ठीक है, उस लाई करने की कैपेसिटी को तो हम इंटेंसिटी बोल रहे हैं, और वो एक पर्टिकुलर एरिया के ऊपर कितना चार्ज है वो उसकी डेंसिटी होती है। तो डेंसिटी किसके इक्वल है, सरफेस चार्ज डेंसिटी हमने पढ़ी है, दैट इज इक्वल टू क्या होती है, क्यू अपॉन में ए के होती है, चार्ज पर यूनिट एरिया, क्योंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी है। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या कहती है कि किसी सरफेस के ऊपर कितना चार्ज लाई करता है, और सरफेस के अंदर क्या होती है, लेंथ होती है, ब्रेड्थ होती है, तो पर यूनिट एरिया के ऊपर कितना चार्ज लाई कर रहा है, दैट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। यहाँ पे अगर उसकी वैल्यू पुट कर देती हूँ मैं, तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन में A। ठीक है, ये आ गई E की वैल्यू। और हमें क्या पता है, पोटेंशियल क्या था, E डॉट D के इक्वल था। यहाँ पे मैं अगर पुट करूंगी तो V की वैल्यू क्या आ रही है, 1 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में A इंटू में D। ठीक है, ये वैल्यू आ गई है। इस वैल्यू को उठा के हम क्या करेंगे, V के प्लेस पे पुट कर देंगे। जैसे ही हम पुट करेंगे, C की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई D। दिस इज द कैपेसिटेंस इन केस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर।
ठीक है। और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैसा कैपेसिटर था, जब दो कंडक्टिंग प्लेट्स को, ठीक है, दो कंडक्टिंग प्लेट्स को क्या किया हमने, सेपरेट किया किसी ना किसी डाई इलेक्ट्रिक के थ्रू। एक कंडक्टिंग प्लेट ये है, सेकंड कंडक्टिंग प्लेट ये है, दोनों प्लेट को बीच में क्या डाल दिया हमने, डाई इलेक्ट्रिक। जब किसी दो कंडक्टिंग प्लेट को डाई इलेक्ट्रिक के थ्रू सेपरेट कर देंगे दैट बिकम्स ए कैपेसिटर। और अगर वो स्ट्रेट प्लेट्स है, पैरेलल प्लेस कर दी तो वो फिर क्या हो जाएगा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अगर प्लेट्स हमने स्फेरिकल ले ली तो वो क्या बन जाएगा, स्फेरिकल कैपेसिटर। आई होप आपको ये समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अभी हमने क्या बात की, बीच में क्या है, एक डाइलेक्ट्रिक है। और डाइलेक्ट्रिक मतलब कोई भी मीडियम हो सकता है, ये जरूरी नहीं है यहाँ पर ये जो कैपेसिटर हमने लिया है यही वाला हो, ठीक है। हमने एयर लिया तो एयर ही हो हर बार, जरूरी नहीं है कि हर बार वैक्यूम ही हो, कोई भी मीडियम हो सकता है। तो अगर दो मीडियम के बीच में ये डाइलेक्ट्रिक चेंज करे तो कुछ ना कुछ इफेक्ट तो कैपेसिटर के ऊपर पड़ता होगा। तो उसके लिए हम नेक्स्ट टॉपिक सर्च कर रहे हैं, दैट इज रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी या रिलेटिव परमिटिविटी का दूसरा नाम क्या होता है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या होता है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सो देखिए रिलेटिव वर्ड का मीनिंग मैंने आपको पहले भी बता रहा है, रिलेटिव मीन्स रिलेशन निकालना। किसके बीच में, परमिटिविटी है तो दो परमिटिविटी के बीच में रिलेशन निकालना। और परमिटिविटी किसकी होती है, मीडियम की। सपोज कीजिए मैंने पहले इन दो प्लेट्स ली, इन दो प्लेट्स को मैंने, सेम प्लेट है मेरी, वही कंडक्टिंग प्लेट 1 और 2 है, सेम डिस्टेंस से सेपरेट कर रखा है, लेकिन अब की बार मैंने यहाँ पे जो बीच में मीडियम डाला दैट इज वैक्यूम। ये क्या है, वैक्यूम है। पहले मैंने वैक्यूम डाल दिया, फिर इन्हीं दो प्लेट्स के बीच में से वैक्यूम को हटाया और यहाँ पे मैंने क्या किया, माइका फिल कर दिया, ठीक है। तो इसके केस में जो इसकी परमिटिविटी थी, सपोज किया ये क्या है, एप्सिलॉन नॉट है। इसकी परमिटिविटी मान लिया मैंने एप्सिलॉन है या कुछ भी है, ठीक है, एप्सिलॉन m मान लिया। तो हमें क्या निकालनी है, रिलेटिव परमिटिविटी। और रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम अपॉन में परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो यहां से ER से हम डिनोट करते हैं रिलेटिव परमिटिविटी को, दैट इज इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ मीडियम, कोई भी एक पर्टिकुलर मीडियम, अपॉन में परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, रिलेटिव परमिटिविटी, या जिसको हम क्या बोल रहे हैं, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट को डिनोट करते हैं के से, के बोल दे या एप्सिलॉन R बोल दे, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा कि किस तरह से हम क्या कर सकते हैं, दो मीडियम्स के बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं एज और उसके हिसाब से हम देख सकते हैं कि जो हमारा कैपेसिटर है वो कैपेसिटर हमारा किस तरह का है। अगर यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, पेपर फिल कर दूं तो पेपर कैपेसिटर बोल सकते हैं, ठीक है। इस तरह से जो हम यहाँ पे इंसुलेटिंग मटेरियल फिल करते हैं ना, उसके हिसाब से भी कैपेसिटर का नाम पड़ा होता है। और वो इस तरह से जब बोले ना कि पेपर कैपेसिटर है या माइका कैपेसिटर है, इसका मतलब वो क्या है, वो एक टाइप का क्या है, डाइलेक्ट्रिक है। इसका मतलब पेपर उसके अंदर एक एज अ डाइलेक्ट्रिक काम कर रहा है, माइका उसके अंदर एज अ डाइलेक्ट्रिक काम कर रहा है, वैक्यूम है तो वैक्यूम उसके अंदर एज अ डाइलेक्ट्रिक काम कर रहा है। तो ये किसके बेस पे होता है, डाइलेक्ट्रिक कौन सा फिल किया उसके बेस पे टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं। लास्ट टॉपिक की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या कहते हैं, अगर हमें कैपेसिटर जो गिवन कैपेसिटर है उसकी वैल्यू कम है ज्यादा है, कोई 3 फैरेड का कैपेसिटर, कोई 4 फैरेड का कैपेसिटर, कोई 6 फैरेड का, और हमें तो ये एक भी वैल्यू नहीं चाहिए सर्किट में, हमें इनसे कुछ अलग वैल्यू चाहिए, तो फिर हमारे पास क्या होता है, हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। हम ग्रुपिंग कर देते हैं, हम क्या करते हैं, ग्रुपिंग कर देते हैं कैपेसिटर्स की। अब जो ग्रुपिंग करते हैं ये दो तरह से करते हैं, या तो हम इनको सीरीज में अटैच कर देते हैं या पैरेलली अटैच करेंगे, ठीक है। और इस तरह से सीरीज पैरेलल के कॉम्बिनेशन से हम क्या करते हैं, कैपेसिटर की वैल्यू को कम ज्यादा कर सकते हैं। अब सीरीज कनेक्शन कब करते हैं, सीरीज में कैपेसिटर्स को दो या दो से ज्यादा कैपेसिटर्स को तब अटैच करते हैं जब हमें जो उसकी नेट वैल्यू है, ठीक है, जब हमें जो गिवन कैपेसिटेंस है उन कैपेसिटेंस से कम वैल्यू की कैपेसिटेंस चाहिए तो हम सीरीज में अटैच करेंगे, और इन गिवन वैल्यू से ज्यादा कैपेसिटर की वैल्यू चाहिए तो फिर हम उनको क्या करेंगे, पैरेलल में अटैच करेंगे, ठीक है। यहाँ पे लो वैल्यू मिलेगी हमें, यहाँ पर हाई वैल्यू, ठीक है। लो वैल्यू चाहिए तो सीरीज में अटैच करेंगे, हाई चाहिए तो पैरेलल में। प्रूफ देख लेते हैं कि किस तरह से। सपोज कीजिए एक कैपेसिटर ये है मेरे पास, सेकेंड कैपेसिटर ये था, थर्ड कैपेसिटर ये है। सीरीज में अटैचमेंट क्या होगी, इसका एक इनिशियल पॉइंट है, एक फाइनल पॉइंट है, एक इनिशियल पॉइंट एक फाइनल पॉइंट इसका है, एक इनिशियल पॉइंट एक फाइनल पॉइंट इसका है। इसके फाइनल पॉइंट से इसका इनिशियल पॉइंट अटैच कर दिया है, स्टार्टिंग पॉइंट जिसको बोल रहे हैं।
इसके फाइनल पॉइंट से इसका स्टार्टिंग पॉइंट अटैच कर दिया, एक का स्टार्टिंग बच गया, एक का एंड बच गया। इसके स्टार्टिंग पॉइंट से इसके एंड पॉइंट के बीच में मैंने क्या कर दी, एक वोल्टेज सोर्स लगा दिया, क्योंकि पोटेंशियल तो चाहिए तभी तो चार्ज की मूवमेंट होगी। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो इस तरह से बनती जाएंगे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरह से ये प्लेट्स अपने आप ही चार्ज कैरी करते जाएंगे। अब देखिए यहां से कुछ अमाउंट का करंट फ्लो करेगा आई। अब करंट के पास जाने के लिए क्या है, एक ही पाथ है। हम किसकी बात कर रहे हैं, ग्रुपिंग, ठीक है, कैपेसिटर इन सीरीज। कैसी ग्रुपिंग है, कैपेसिटर्स की सीरीज ग्रुपिंग है, ठीक है, जब सीरीज में होते हैं तब की बात कर रहे हैं हम। तो डेफिनेशन क्या बन गई, एक का एंड पॉइंट दूसरे के स्टार्ट से अटैच किया, तो ये क्या हो गया, स्टार्ट टू एंड कनेक्शन। क्या हुआ, स्टार्ट टू एंड कनेक्शन को ही क्या बोलते हैं हम, सीरीज कनेक्शन। सो V वोल्ट की वोल्टेज लगा दी, करंट दिया इसने I एम्पियर। करंट के पास एक ही रास्ता है, करंट क्या करेगा, यहां से जो फ्लो करेगा पूरी वायर में से उतना ही करंट फ्लो करता आएगा। सो सपोज किया इसने इसको चार्ज दिया Q, तो इसको भी चार्ज Q प्रोवाइड करेगा, इसको भी चार्ज Q प्रोवाइड करेगा, क्योंकि करंट की वैल्यू क्या रह रही है, सेम। सो कंडीशन आ गई हमारे पास, करंट कैसा है, सेम है, करंट कैसा है, सेम है। लेकिन वोल्टेज देखते हैं, यहां से V वोल्ट मैंने अप्लाई किया। वोल्टेज क्या होती है, 2 पॉइंट्स के अक्रॉस सेट होती है, क्योंकि मैंने क्या बात की थी, वोल्टेज पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस। जब हम बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की, तो डिफरेंस हमेशा 2 पॉइंट के बीच में लाई करता है। तो इस कैपेसिटर के क्रॉस इसके 2 पॉइंट के बीच में लाई करेगा, इस कैपेसिटर के क्रॉस इसके 2 पॉइंट के बीच में लाई करेगा, इसके क्रॉस इसके 2 पॉइंट्स के बीच में लाई करेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये V है, तो ये मैंने मान लिया कैपेसिटर C1 है, ये है C2, ये C3। तो इसके क्रॉस आ गई सपोज V1 वोल्टेज, इसके क्रॉस आ गई V2, इसके क्रॉस आ गई V3, क्योंकि 2 पॉइंट के क्रॉस सेट होती है ना वो, इसके पॉइंट अलग है, इसके पॉइंट अलग है, इसके अलग है, तो अलग अलग सेट हो गई। अब देखिए चार्ज क्या रह रहा है, सेम। C किसके इक्वल था, Q अपॉन में V के इक्वल था। दोनों में से चेंज क्या हो रही है, वोल्टेज चेंज हो रही है, चार्ज चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। तो सेकंड कंडीशन क्या होगी, करंट सेम है तो चार्ज कैसा था हमारा, सेम था, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड में क्या हो रही है, वोल्टेज क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है, वोल्टेज क्या हो रही है, डिवाइड। हमेशा याद रखना, जो चीज डिवाइड होगी उसी की इक्वेशन सोल्व करेंगे, जो चीज सेम है उसकी वैल्यू तो हमें पता ही, उसे क्यों टच करेंगे। तो डिवाइड क्या हो रही है, वोल्टेज। सो वोल्टेज कितनी थी यहाँ पे, V, दैट इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, 3 हिस्सों में डिवाइड हो गई, V1 V2 V3। C हमें पता था, C इज इक्वल टू Q अपॉन में V था, है ना। यहाँ से V की वैल्यू निकालते हैं, V किसके इक्वल आ गया, V इज इक्वल टू, V इस तरफ आ जाएगा, C इस तरफ, तो Q अपॉन में C के इक्वल आ गया। सो V के प्लेस पे पुट करते हैं Q अपॉन में C। V1 किसके क्रॉस है, C1 के क्रॉस है, तो ये क्या हो जाएगी, Q अपॉन में C1 हो जाएगी। V2 किसके क्रॉस है, C2 के क्रॉस, तो Q अपॉन में C2। V3 Q अपॉन में C3। Q क्या है, कॉमन है, कॉमन होगा तो बाहर आके क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 1 अपॉन में C इज इक्वल टू 1 अपॉन में C1 प्लस 1 अपॉन में C2 प्लस 1 अपॉन में C3, ठीक है। ये आ जाएगी कैपेसिटेंस इन पैरेलल, ठीक है। जब पैरेलल ग्रुपिंग करते हैं तो इस तरह से हमारे पास क्या निकलती है, कैपेसिटेंस। याद रखना है, सीरीज के केस में हमेशा करंट डिवाइड होता है तो चार्ज ही करंट सेम होता है तो चार्ज सेम रहेगा, क्योंकि करंट को एक रास्ता चाहिए जाने के लिए, और उसके पास यहाँ पे एक ही रास्ता है, पॉजिटिव टर्मिनल से निकल के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाने के लिए। पॉजिटिव से निकला नेगेटिव तो वापस आने के लिए उसके पास एक ही रास्ता है। जब सेम पाथ होगा तो वो हमेशा सेम रहेगा। फिर वोल्टेज हमेशा 2 पॉइंट के क्रॉस सेट होती है, तो 2 पॉइंट इसके अलग है, इसके अलग है, इसके अलग, तो ये अलग अलग सेट हो गई। फिर जो चीज अलग अलग सेट हुई ना, उसकी इक्वेशन निकालनी है स्टैंडर्ड फॉर्मूले से, जो कटे काट दो, बचता आपकी क्या आ गई, कैपेसिटेंस आ गई। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। जब बात कर ले पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स की, तो सपोज कीजिए कैपेसिटर मेरे पास C1 है, ये है C2, ये है C3, ये इनका स्टार्टिंग पॉइंट है सबका, ये इनका एंड पॉइंट है। तो हम करते क्या है पैरेलल ग्रुपिंग्स में, स्टार्टिंग पॉइंट्स को सबको एक साथ अटैच कर देते हैं। ये सब स्टार्टिंग पॉइंट्स एक साथ अटैच हो गए, ये एंड पॉइंट्स हैं, इन सबको एक साथ अटैच करेंगे, तो ये एंड पॉइंट अटैच हो गए। अब इन स्टार्टिंग पॉइंट्स का एक कॉमन पॉइंट बन गया, इन एंड का एक कॉमन पॉइंट बन गया, सब स्टार्ट का एक बन गया, सब एंड का एक पॉइंट बन गया। इसके क्रॉस क्या करूंगी मैं, पोटेंशियल अप्लाई कर दूंगी। तो ये लगा दिया मैंने पोटेंशियल V वोल्ट की। जब मैंने यहाँ V वोल्टेज का वोल्टेज लगा दिया, तो अब यहाँ से क्या होगा, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकला, सपोज किया I अमाउंट का करंट रिलीज हुआ। इस करंट के पास एक ही पाथ है यहाँ तक, लेकिन इस पॉइंट पे जाने के बाद उसके पास ऊपर जाने का भी रास्ता है, इधर जाने का भी, इधर जाने का भी।
तो अलग अलग ब्रांच में जाएगा। कुछ अमाउंट का इधर गया तो सपोज क्या I1 गया, इसमें गया तो सपोज क्या I2 गया, इधर गया I3। तो फर्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या मिल गई, करंट क्या हो रहा है डिवाइड, करंट क्या हो रहा है डिवाइड। अब करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज। इसका मतलब इसमें अगर I1 करंट गया तो इसमें चार्ज गया Q1, इसमें चार्ज गया Q2, इसमें चार्ज गया Q3। करंट डिवाइड हुआ तो डिवाइड क्या हो रहा है, चार्ज। क्या चीज डिवाइड हुई, चार्ज, क्योंकि चार्ज अलग अलग अमाउंट का गया। सेकेंड कंडीशन, अब देखिए वोल्टेज क्या है, V वोल्ट की वोल्टेज चली, इन दो पॉइंट पे V वोल्ट की वोल्टेज है, इन दो पॉइंट पे भी V वोल्ट की वोल्टेज। जब तक बीच में कोई डिवाइस नहीं आ जाता ना, तब तक उन सब पॉइंट के बीच में V वोल्ट की रहेगी। इनके बीच में V वोल्ट थी, ये सिंपल एक वायर है, कोई डिवाइस नहीं है, तो इसके क्रॉस भी क्या रहेगी, V वोल्ट की। ये भी सिंपल वायर है, कोई डिवाइस नहीं, तो यहाँ पे भी V वोल्ट, फिर यहाँ पे भी V वोल्ट, यहाँ पे भी, क्योंकि सिर्फ वायर्स ही तो है, डिवाइस नहीं आया ना, तो सबके क्रॉस क्या जा रही है, V वोल्ट की वोल्टेज जा रही है। तो वोल्टेज क्या रही है हमारे पास, सेम। तीनों के अक्रॉस क्या रह रही है, वोल्टेज सेम जा रही है। डिवाइड क्या हो रहा है, चार्ज, है ना, क्योंकि हमें पता है C इज इक्वल टू क्या था, Q अपॉन में V था। चार्ज डिवाइड हो रहा है, इन दोनों में से कौन सी चीज डिवाइड हो रही है वो देखनी है। चार्ज डिवाइड हो रहा है तो इक्वेशन किसकी निकालेंगे, चार्ज की। सो टोटल चार्ज क्या है हमारे पास, जो टोटल चार्ज Q है वो किसके इक्वल है, 3 हिस्सों में डिवाइड हो गया, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के इक्वल है। यहाँ से Q की वैल्यू निकालते हैं, Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, CV, V इस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो गया ना, तो ये आ गया CV के इक्वल। यहाँ पुट करते हैं, Q के प्लेस पे क्या आ गया, CV इज इक्वल टू, Q1 किसके क्रॉस था, C1 के क्रॉस था ना, तो ये हो जाएगा C1 इंटू V। ये किसके क्रॉस है, C2 के क्रॉस, तो C2 इंटू V, क्योंकि वोल्टेज तो सेम ही है। ये हो गया C3 इंटू V। V क्या है, कॉमन है, बाहर आ जाएगा, V बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, C1 प्लस C2 प्लस C3। ये बाहर आके कट गया, सॉरी कट गया है V के साथ, तो C इज इक्वल टू क्या आ गया, C1 प्लस C2 प्लस C3 के इक्वल। सो पैरेलल में कैपेसिटर कब अटैच किया, जब हमें नेट कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या चाहिए, ज्यादा। सीरीज में तब लगाएंगे जब नेट कैपेसिटेंस की वैल्यू चाहिए कम। दैट्स ऑल अबाउट द सीरीज एंड पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। आई होप आपको समझ आया होगा, और फिर भी अगर कुछ नहीं समझ में आता आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।